नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन, परंपरा और साहित्य दर्शन को। प्रत्येक पंक्ति परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। रैपिड फायर राउंड की स्पीड से हम जो है टॉपिक क्लियर करेंगे। एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं हम डिटेल में। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए हिंदी इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग हुआ है। हिंदी इतिहास का जो लेखन है वो पहले से भी चला आ रहा था, लेकिन जो इसका वास्तविक माना जाता है वो कब से माना जाता है? इसका सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है, देखिए यूँ तो पहले भी 19वीं शताब्दी से पहले भी जो है लिखा जाता था इतिहास के बारे में, लेकिन उन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें क्या होता था, उनमें सिर्फ और सिर्फ जो है कवियों का परिचय होता था। जैसे कि मध्यकाल में भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, भक्तमाल इत्यादि जो हैं मिलती हैं, लेकिन इनमें काल क्रमानुसार वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत शामिल भी नहीं किया जाता है। तो चलिए जो मुख्य पद्धतियां हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला है वर्ण अनुक्रम पद्धति। वर्ण अनुक्रम पद्धति होता क्या है? तो इसके पहले ही शब्द से आपको पता चल रहा है वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है हिंदी भाषा का सबसे छोटा रूप वर्ण होता है। जैसे ए आ ई ये जो है वर्ण होते हैं। तो वर्ण अनुक्रम पद्धति क्या होती है? इसमें रचनाकारों का जो विवरण होता है उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम के अनुसार दिया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, तुलसीदास, चिंतामणि और केदार सिंह, इनके समय भले ही भिन्न है, किंतु अगर उन्हें हम क्रम में व्यवस्थित करेंगे वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार, तो हम किस तरह से रखेंगे? सबसे पहले केदारनाथ, उसके बाद चिंतामणि और अंत में तुलसीदास। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना गया है, क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं बल्कि शब्दकोश की तरह प्रतीत होता है। जिस तरह से शब्दकोश लिखा जाता है, शब्दकोश हमारा वर्ण अनुक्रम के अनुसार ही तो होता है, ठीक है ना, वर्ण के अनुसार ही होता है। पहले ए वाले शब्द आते हैं, उसके बाद आ वाले शब्द आते हैं। तो इसी तरह से जो है वर्णानुक्रम पद्धति को जो है नकार दिया गया था। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया था, ये आपको याद रखना है। गार सदर तासी और शिव सिंह सेंगर ने जो है इसका प्रयोग किया था। दूसरा है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति क्या होता है? जिसमें काल के अनुसार क्रम में रखा जाता है। ठीक है, रचनाकारों का विवरण उनके काल अर्थात समय के अनुसार क्रम दिया जाता है उन्हें। रचनाकाल की जन्म तिथि के आधार पर, रचनाकाल का जो जन्म तिथि है उसके आधार बनाया जाता है कालानुक्रम पद्धति में। ठीक है, और इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा गया है, क्योंकि इस पद्धति से लिखे गए ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की ही तरह कवि वृत्त संग्रह माने जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें भी प्रमाणिक नहीं माना गया है। अगर बात करें कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने जो है इसका प्रयोग किया है। यद्यपि ग्रियर्सन ने विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलने लगे थे। तो देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने वैसे तो कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है, लेकिन जो उनकी रचना है या जो उनका ग्रंथ है उसमें विधेयवादी पद्धति के भी कुछ जो है तत्व मिलने लगे थे। वो हम आगे पढ़ेंगे, कौन सी किसकी पुस्तक है इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, लेखन पद्धति में फिलहाल हम देखते हैं तीसरी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति कौन सी होती है? इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष और तटस्थ रहकर संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। तो तथ्यों को संकलित कर उन्हें क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना जो है वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। वैज्ञानिक पद्धति को भी जो है संगत नहीं माना गया है इतिहास लेखन की दृष्टि से। क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि जो इतिहास लेखन होता है वो सिर्फ संकलन का नहीं होता, बल्कि उनकी व्याख्या विश्लेषण की भी मांग करता है, जबकि वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है? सिर्फ संकलन होता है तथ्यों का। ठीक है, तो इसलिए इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना गया है। और अंत में आती है विधेयवादी पद्धति, जो कि सबसे मान्य पद्धति मानी जाती है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति भी इसे कहा जाता है, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। ठीक है, विधेयवादी पद्धति क्या है? इसके जो है सिद्धांत को देने वाले कौन है? तो फ्रेंच विद्वान जो तेन महोदय है, उन्होंने सबसे पहले विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था। ये प्रश्न बनता है कि विधेयवादी पद्धति का प्रयोग या प्रवर्तक कौन थे? तो तेन महोदय थे। ठीक है, तेन महोदय ने सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में इसको स्थापित किया है। तेन ने इस पद्धति को
3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ठीक है, ये 3 जो शब्द हैं इन्हें भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा ताकि जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट कर सको, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपरा, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं समसामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। इसे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट और विकसित पद्धति माना गया है। तो आप ये लगा लीजिए कि विधेयवादी पद्धति ही है जिसे सबसे ज़्यादा मान्य माना जाता है। इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ जो है स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो विधेयवादी पद्धति है उसी को सबसे ज़्यादा मानक माना गया है, सबसे ज़्यादा उचित माना गया है इतिहास लेखन की दृष्टि से। ठीक है, इसको न्यायोचित कहा गया है। आगे देखिए, हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया है और उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने प्रयोग किया है विधेयवादी पद्धति का? रामचंद्र शुक्ल ने। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किसने प्रयोग किया है, तो रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि इतिहासकारों ने इस पद्धति का प्रयोग करके इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, इसके विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, देखिए महत्वपूर्ण कोटेशन है, पूछा जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य कहलाता है। ठीक है, दूसरी देखिए, दूसरी जो पंक्ति है वो किसने कही है, तो देखिए दूसरी परिभाषा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की। कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के काम को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित ठहरा सके। ठीक है, इसके अलावा ये एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि आचार्य शुक्ल ने जो उनसे पहले ग्रंथ लिखे गए हैं साहित्य के, शुक्ल जी से पहले, उन सबको क्या कहा है, कविवृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। ठीक है, अब चलते हैं साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। अभी हमने पढ़ा साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति कौन कौन सी प्रयोग हुई थी। अब साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में जानते हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। तो देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है। गार सादत तासी, स्थावरद लिटरेचर एंदोये हिंदुस्तानी। ठीक है, उससे पहले भी लिखे गए हैं, लेकिन अगर मान्य रूप से देखा जाए तो 19वीं शताब्दी से जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ माना जाता है। तो सबसे पहले लेखक इतिहास लेखन के कौन है, गार सादा तासी है। गार सादा तासी कौन थे? गार सादा तासी जो है एक फ्रेंच विद्वान थे। ठीक है, जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का वास्तविक रूप में जो है आरंभ किया था। ठीक है, उनकी इस लेखन परंपरा की शुरुआत उनके द्वारा रचित ग्रंथ स्थावरद लिटरेचर एंदोये हिंदुस्तानी से हुई है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है, कौन सा है उनका ग्रंथ, स्थावरद लिटरेचर एंदोये हिंदुस्तानी। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात होती है तो यह 2 भागों में विभक्त है। पहला भाग है 1839 में और द्वितीय प्रकाशन इसका 1847 में किया गया है। इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, अतः इसे इतिहास ग्रंथ कहने में किसी को कोई संकोच नहीं है। ठीक, गार सादत तासी जी ने जो ये इतिहास लिखा है, इतिहास ग्रंथ, इसमें 738 कवियों का परिचय है, जिसमें से 72 कवि हिंदी के हैं। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है गार सादत तासी के जो इतिहास ग्रंथ है उसमें हिंदी कवियों की संख्या कितनी है, तो 72 है। आगे देखिए, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर की जो है इतिहास लेखन की परंपरा से जुड़ी उनकी दूसरी रचना है, जिसका नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज की रचना कब हुई है? 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज की रचना की गई है। ठीक, शिव सिंह सरोज में उन्होंने लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों की रचनाओं और जन्म काल का वर्णन किया है, परंतु अधिकांश अविश्वसनीय है। और इन्होंने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये भी आपको ध्यान देना है कि इन्होंने
हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुष्पदंत को माना है। क्यों माना है? क्योंकि इन्होंने जो है अपभ्रंश के काफ़ी ग्रंथों को अपने जो इतिहास ग्रंथ है उसमें सम्मिलित किया था और इसी भ्रम में उन्होंने पुष्पदंत को जो है हिंदी का प्रथम कवि मान लिया था। ठीक, अब इस शिव सिंह सेंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो देखिए, इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? शिव सिंह सरोज को। और शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज को क्या कहा है? कवि वृत्त संग्रह कहा है। तीसरे जो इतिहास लेखक के हैं वो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, इसका प्रकाशन कहाँ हुआ है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में इसका प्रकाशन हुआ है। अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। ये महत्वपूर्ण है, इसे पहला इतिहास माना गया है। इस ग्रंथ में पहली बार कवि और लेखकों को कालक्रम में वर्गीकृत किया गया है, साथ ही उनकी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया है। ग्रियर्सन महोदय ने अपने ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही शामिल किया है। उन्होंने गार सादत तासी, शिव सिंह सेंगर के द्वारा एकत्र सामग्री का उपयोग करते हुए अपने ग्रंथ को और भी प्रमाणिक बनाने का प्रयास किया है। तो देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन जी की जो रचना है, ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसकी सबसे जो विशेष या फिर कह लीजिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि उन्होंने केवल हिंदी कवियों को ही शामिल किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, उन्होंने केवल हिंदी कवियों को शामिल किया है। इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनके ग्रंथ के विषय में। तो देखिए, सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ को। दूसरा विषय है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्णयुग किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। कब कहा है? तो 1888 में जो उनकी ग्रंथ प्रकाशित हुआ है उसमें उन्होंने जो है भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा है। इसके अलावा तीसरा तथ्य देखिए, साहित्य इतिहास में यह ग्रंथ नींव का पत्थर माना गया है। अगर आपसे पूछा जाता है साहित्य इतिहास में नींव का पत्थर कौन से ग्रंथ को माना जाता है, तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को नींव का पत्थर कहा गया है। आगे देखिए, संपूर्ण ग्रंथ 11 भागों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय का नामकरण किया गया है। और जो प्रत्येक अध्याय है या प्रत्येक काल है, वो जो है प्रत्येक भाग वो काल का सूचक है। और आगे है मॉडर्न वर्नाक्युलर ऑफ लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को शुक्ल जी ने बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। तो इसमें क्या है? मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को क्या कहा है? शुक्ल जी ने बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। और शिव सिंह सेंगर की जो रचना थी शिव सिंह सरोज, उसको क्या कहा था? कवि वृत्त संग्रह कहा था। लेकिन मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा गया है। इसमें जो है छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला देखिए, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु क्यों कहा गया है? क्योंकि ये 3 भाइयों ने एक साथ मिलकर लिखी रचना है। तो मिश्र बंधु कौन कौन है? सबसे पहले उनके नाम पता होने चाहिए आपको। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, और ये शुद्धदेव नहीं है, शुकदेव है। ठीक है, शुकदेव बिहारी मिश्र। तो ये 3 भाई थे जिन्होंने कौन सी कृति लिखी है? मिश्र बंधु विनोद कृति इन्होंने लिखी है। मिश्र बंधु विनोद की अगर मैं बात करूं तो ये 2 भागों में विभक्त है। पहला जो इसका भाग है, प्रथम जो 3 भाग है वो इसके 1913 में प्रकाशित हुए हैं और चौथा भाग 1914 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने कितने कवियों को संकलित किया है? तो 4591 कवियों को जो है इन्होंने अपने ग्रंथ में शामिल किया है। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल ने भी मिश्र बंधुओं की रचना से सामग्री जुटाकर रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है मिश्र बंधु से सामग्री ली है रीतिकाल के कवियों के विषय में, ये भी आपको याद रखना है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी ने क्या कहा है? बड़ा भारी या फिर प्रकांड कवि संग्रह कहा है। तो देखिए 3 आ गए हैं। पहले है शिव सिंह सरोज जिसको कवि वृत्त संग्रह कहा गया है। उसके बाद आता है जॉर्ज ग्रियर्सन की वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसको कि क्या कहा गया है? बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा गया है। और अब है मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद, जिसको बड़ा भारी
ठीक है। उसको बड़ा कवि विविध संग्रह कहा गया था जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना को, लेकिन मिश्रबंधु की रचना को बड़ा भारी प्रकांड कवि विविध संग्रह कहा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। अगली रचना है रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। 1929 में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ठीक है, उनकी महत्वपूर्ण रचना है, क्या नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1929। शुक्ल अपने इस ग्रंथ में युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की बात कही है। और शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में विभक्त किया है। तो ये आपको ध्यान देना है कि शुक्ल जी ने 900 वर्षों का इतिहास लिखा है। ठीक है, और उन्होंने प्रत्येक काल के जो है 2 नाम दिए हैं, तो उन्हें दोहरा नामकरण करने वाले पहले जो है आप कह सकते हो ग्रंथकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो उन्होंने कौन कौन सी किया है, आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा है। दूसरा पूर्व मध्यकाल जिसे भक्तिकाल भी कहा गया है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा गया है। और अंतिम है आधुनिक काल जिन्हें उन्होंने गद्यकाल कहा है। ठीक है, तो शुक्ल जी का ये काल विभाजन भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है। बाद में इसे लेखकों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इसी को आधार बनाकर अपने काल विभाजन और कालों का नामकरण प्रस्तुत किया है। तो हम कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी के बाद जो ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है, चाहे काल विभाजन पे है चाहे काल नामकरण पे है, उनमें जो है रामचंद्र शुक्ल जी के ग्रंथ को ही आधार बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शुक्ल जी ने जो भक्ति काल है, भक्ति काल को निर्गुण और सगुण धाराओं में बांटा है पहले तो। ठीक है, सबसे पहले सगुण और निर्गुण काव्य धारा में बांटा है। उसके बाद उन शाखा को भी 2 उपभागों में बांट दिया है, जैसे कि ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो निर्गुण काव्य धारा किस में है, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय में, और सगुण काव्य धारा किस में है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। ठीक है, आगे देखिए, रीतिकालीन कवियों को भी उन्होंने वर्गीकृत किया है। उन्होंने रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवि के रूप में उन्हें स्थान दिया है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं अपने से पहले लिखे साहित्य इतिहास ग्रंथ को कवि विवृत संग्रह कहते थे, वो उन्हें प्रमाणिक भी नहीं मानते। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पुस्तक का क्या नाम है, हिंदी साहित्य आलोचनात्मक इतिहास। यह है उनका साहित्य इतिहास का ग्रंथ है, जो उन्होंने कब लिखा है, वर्ष 1938 में प्रकाशित हुआ है उनका यह ग्रंथ। और इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को विवेचित किया गया है, यानी कि इन्होंने 1000 वर्षों का जो है इतिहास लिखा है। और शुक्ल जी ने कितना लिखा है, 900 वर्षों का इतिहास शुक्ल जी ने लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा शुक्ल जी के वीरगाथा काल को चारण काल कहना अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। इससे पहले के साहित्य को उन्होंने संधि काल नाम दिया है। तो राम कुमार वर्मा जी ने जो है, शुक्ल जी ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है, उसे राम कुमार वर्मा जी ने क्या कहा है, चारण काल कहा है। ठीक, आगे देखिए, राम कुमार वर्मा अपने ग्रंथ में अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री समाहित करते हैं और इसी के चलते वे स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। आगे है, डॉक्टर वर्मा के ग्रंथ का दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हुआ, द्वितीय ग्रंथ अधूरा है। द्वितीय भाग में भक्ति काल के बाद के कालों की चर्चा न होने के कारण यह प्रकाशित है। तो देखिए, राम कुमार वर्मा जी ने लिखे तो 2 ग्रंथ है, लेकिन उनका जो पहला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 में प्रकाशित हो चुका है, उसके बाद जो उसका दूसरा भाग था वो प्रकाशित नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सामग्री अधूरी रह गई थी। अगले इतिहासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी के बाद हिंदी जगत में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही ऐसे थे जिन्होंने जो है, आप कह लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया था उसका उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था, या फिर कह लीजिए कि जो उनके द्वारा दिया गया था इतिहास का वर्गीकरण, जो उन्होंने विवरण दिया था उनके विषय में जो है आचार्य हजारी द्विवेदी जी के विषय में ये कहा जाता है कि वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल जी की जो धारणाएं थी, स्थापनाएं थी, उनको चुनौती दी थी। और उन्हें चुनौती उन्होंने ऐसे ही नहीं दी थी, बल्कि सबल प्रमाणों के आधार पर जो है उनको, उनकी धारणाओं को खंडित किया था। ठीक है,
माफ़ कीजिएगा, उन्होंने जो है शुक्ल जी की धारणाओं को खंडित किया था, वो भी प्रबल प्रमाणों के साथ। द्विवेदी जी के साहित्य इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। अगर हिंदी साहित्य की भूमिका के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो देखिए, महत्वपूर्ण जो है वो क्या है कि इन्होंने जो हिंदी साहित्य की भूमिका है वो किसका संग्रह है, तो विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी जो साहित्य जिज्ञासु थे उनको हिंदी साहित्य से परिचित करवाने के लिए उन्होंने जो व्याख्यान दिए थे उन्हें संशोधित और परिवर्धित करके जो है हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार किया गया था। तो हिंदू भाषी जो होते थे उनको हिंदी की भाषा का ज्ञान कराने के लिए या फिर कह लीजिए उसके महत्व को दर्शाने के लिए, उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने जो व्याख्यान किए उन्हें ही हिंदी साहित्य की भूमिका में लिया गया है। दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जिसका प्रकाशन 1952 है। तीसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। तो इनके 3 महत्वपूर्ण साहित्य हैं जिन्हें की पूछा जाता है। शुक्ल जी के वीरगाथा काल को द्विवेदी जी आदिकाल कहना उचित नहीं समझते हैं। वीरगाथा काल को आदिकाल कहना उचित नहीं समझते हैं, ये नहीं आएगा इसमें। आदिकाल कहना उचित नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, द्विवेदी जी उन ग्रंथों को ही प्रमाणिक नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो जो है आदिकाल को आदिकाल कहना उचित नहीं मानते हैं। आगे देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र जी की रचना कौन सी है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनकी जो पुस्तक है या फिर कह लीजिए उनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और यह 1965 में प्रकाशित हुआ है और 2 खंडों में इसको लिखा गया है। आगे है डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है। 1973 इसका प्रकाशन वर्ष है। इसकी जो अगर मुख्य बात मैं कहूँ तो इसमें 26 विद्वानों के सहयोग से यह विशद ग्रंथ की रचना की गई है। तो डॉक्टर नगेंद्र का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो 26 विद्वानों के सहयोग से लिखा गया है। ठीक है, जिसके कारण जो है इसमें काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से संपूर्ण नहीं लगता, लेकिन फिर भी जो है इसकी भाषा काफ़ी सरल है और प्रमाणिक है, व्यवस्थित है। तो इसी कारण यह विद्यार्थियों में भी विशेष रूप से जो है लोकप्रिय है। और डॉक्टर नगेंद्र हरदयाल की जो पुस्तक है उसको नेट के लिए भी जो है काफ़ी अच्छी पुस्तक माना गया है। आगे है रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इनका जो है इतिहास ग्रंथ है जिसका प्रकाशन वर्ष 1986 है। साहित्य इतिहास लेखन के लिए इन्हें व्यास सम्मान पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, हिंदी साहित्य संवेदना के विकास के लिए इन्होंने व्यास सम्मान भी प्राप्त किया है और इसके अलावा भी कई अन्य पुरस्कार इन्हें मिले हैं। आगे देखिए, साहित्य इतिहास दर्शन क्या होता है। अभी हमने पद्धति पढ़ा, परंपरा पढ़ा, अब साहित्य इतिहास दर्शन एक नज़र में देख लेते हैं। जिस प्रकार साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से किया जाता है, उसी प्रकार साहित्य इतिहास लेखन और उसकी परंपरा का अध्ययन किससे किया जाता है? साहित्य इतिहास दर्शन से किया जाता है। साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय साहित्य के इतिहास लेखन की प्रयुक्त दृष्टिकोण विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से है। ठीक है, साहित्य इतिहास लेखन क्या होता है? जिसमें कि जो है इतिहास की जो उस समय की जो परंपराएं थी या फिर उस समय जो प्रचलित भाषा थी उन सब का जो है अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से साहित्य इतिहास दर्शन में इतिहास लेखन में जो प्रयुक्त हुए हैं दृष्टिकोण विचार, उनका अध्ययन किया जाता है। हिंदी में नलिन विलोचन शर्मा ने इस तरह का उल्लेखनीय ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है? साहित्य इतिहास का दर्शन। और इसके अलावा मैनेजर पांडे का है इतिहास एवं साहित्य दृष्टि, यह भी जो है साहित्य इतिहास दर्शन से संबंधित ग्रंथ ही है। ठीक है, साहित्य इतिहास दर्शन की संबंध में अगर इतिहास दर्शन से है तो इतिहास दर्शन के जनक कौन माने जाते हैं? तो वोल्टेयर माने जाते हैं। कॉलिंगवुड भी नहीं मानते हैं और सामान्यतः इन्हें ही जो है ज़्यादातर विद्वान साहित्य इतिहास दर्शन का जनक कहते हैं।
ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ और साहित्य इतिहास दर्शन क्या होता है। ठीक है, डिटेल से हमने सब कुछ किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।